मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। कुंडली में ग्रह आपके जीवन का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार आईना झूठ नहीं बोलता, उसलिए कुंडली भी कभी झूठ नहीं बोलती। आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव कुंडली ही आपको बताती है और कुंडली के 12 भाव मतलब 12 घर और उन पर 9 ग्रहों की स्थिति किस समय क्या है, इसका ज्ञान आपको कुंडली से मिलेगा। कुंडली बनवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है। हम आपको कुंडली भी बना कर देंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो दोष सामने आपके आ रहे हैं इनकी वजह क्या है और इनका निवारण कैसे होगा, उपाय भी बताएंगे। लेकिन आपको कुंडली बनवानी है, आप अपने किसी ज्ञाता से बनवाएं या हमसे बनवाएं। कुंडली अवश्य बनवाएं और कुंडली में आने वाले उतार चढ़ाव जब आपको मालूम होंगे तो आप अपने जीवन को सरलता से चलाने के लिए सामर्थ्य भी होंगे। आपको ये पता होगा कि ये जो कष्ट आया है इसका निवारण कैसे होगा। हमसे संपर्क करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। कुंडली में ग्रहों का क्या महत्व होता है यह तो हमने जान लिया, लेकिन ग्रहों की दशा, दिशा, दृष्टि और डिग्री के ये विषय इतने गूढ़ और व्यापक हैं कि इन्हें कुछ मिनट में जान पाना और इनके परिणामों का आकलन कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि हमने ग्रहों की दशा, महादशा, ढैया और साढ़े साती जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस विषय पर आगे बातचीत करना ज़रूरी समझा। हमारा मकसद आपको कुंडली और ग्रहों से जुड़े हर पहलू से वाकिफ कराना है। ग्रहों की अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर सेल्फी को लेकर आप लोगों में बहुत उत्साह है और हमारे बहुत से दर्शकों ने फ्यूचर सेल्फी बनवाने के लिए हमसे संपर्क किया है। आप भी अगर फ्यूचर सेल्फी बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए ग्रहों पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज। हमारे बहुत से दर्शकों ने हमें फ़ोन किया है और उनका कहना है कि जब हमें कंप्यूटर पर इस तरह से कुंडली मिल जाती है सिर्फ अपनी जन्म तिथि और जन्म समय उसमें दर्ज करने पर, तो हम आपको पैसे देकर फ्यूचर सेल्फी क्यों बनवाएं। तो आपने बहुत अच्छा उनको जवाब दिया है और मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो एक विद्वान का ज्ञान है, जो हमारे ज्योतिषाचार्य जी ने जो अध्ययन किया है और इनको जितना अनुभव है, उसके आधार पर जब ये फ्यूचर सेल्फी आपकी अपने हाथ से बनाएंगे और आपको आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपका जीवन अब से बहुत बेहतर हो सकता है। पंडित जी, हमारे जन्म के समय जो ग्रह होते हैं वो एक निश्चित राशि और निश्चित भाव में होते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि उनकी एक डिग्री भी होती है। अब आप इसमें प्रकाश डालें कि डिग्री से हमारा क्या अभिप्राय है। देखिए, जब जहाँ तक जन्म लेता है तो उस समय नक्षत्रों की स्थिति का विचार किया जाता है
जो भी ज्योतिषाचार्य जब कुंडली बनाना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले जन्म समय को लिया जाता है। फिर उस दिन का सूर्य उदय कितने बजे हुआ था उस जन्म समय से सूर्य उदय को घटा दिया जाता है, और उसको घटाने के बाद में जो शेष बचता है उसको 2.5 से गुणा करके जो उसके अंश कला विकला निकलते हैं उनमें फिर जो है 60 जोड़ करके भयात बनाया जाता है। 60 घटी उसमें जोड़ दी जाती है। 60 घटी का एक दिन और रात्रि माना जाता है, इसलिए 60 घटी को उसमें जोड़ करके फिर भयात निकाला जाता है। फिर भभोग बनाते हैं, ये गणित की एक प्रक्रिया है। भयात भभोग बनाने के बाद में फिर व्यक्ति का नाम निकाला जाता है कि किस अक्षर से नाम निकल रहा है, और नाम कैसे निकलता है, नक्षत्र विचार किया जाएगा। जैसे कि 27 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस तरह क्रम से 27 नक्षत्रों की गणना होती है। पहला ही नक्षत्र हम ले लेते हैं, जैसे अश्वनी नक्षत्र है तो इसमें 4 चरण होते हैं, 9 चरणों की एक राशि बनती है। तो पहले नक्षत्र में 4 चरण हैं, चू, चे, चो, ला, ये अश्वनी नक्षत्र हो गया। फिर ली, लू, ले, लो, ये भरणी नक्षत्र हो गया। 8 चरण हो गए, और कृतिका नक्षत्र का पहला आ अक्षर आ जाता है, यानी इन 9 अक्षरों से मेष राशि तैयार हो गई। अब मेष राशि के जो मालिक हैं वो है मंगल। मंगल की जो स्पष्टता देखी गई उसमें अंश कला विकला ये निकाले जाते हैं। तो कितने अंश के हैं, वो अंश के ऊपर उनकी डिग्री देखी जाती है, वो कितने प्रभावशाली हैं, कितने कमज़ोर हैं। ये सब आपको जब आपकी फ्यूचर कुंडली तैयार हो जाएगी तो उसमें आपका ये सारा जो ना ग्रहों का स्पष्ट दिया जाता है। तो उससे फिर आपके अंश कला विकला आदि देख करके, ग्रहों की डिग्री देख करके फिर उसका फलादेश किया जाता है, फिर आपके बारे में बताया जाता है। पंडित जी, हमने ग्रहों की चाल के बारे में भी जान लिया, ग्रहों की दिशा के बारे में भी जान लिया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या ग्रहों के आपसी संबंध भी होते हैं? क्या कुछ ग्रह शत्रु होते हैं और कुछ ग्रह मित्र होते हैं? जी हाँ, ग्रहों की जो शत्रुता और मित्रता देखी जाती है वो तात्कालिक और नैसर्गिक देखी जाती है। तात्कालिक का मतलब वो जिस भाव में बैठे हुए हैं, जैसे कि सूर्य और बुध जिस भाव में बैठते हैं, एक साथ अगर बैठते हैं तो इसको कहा जाता है बुधादित्य योग, यानी बुध और आदित्य। आदित्य कौन है? सूर्य भगवान। बुध और आदित्य एक साथ अगर बैठे हैं व्यक्ति की कुंडली में तो वो राजयोग बन गया, जिसे बोलते हैं बुधादित्य योग। लेकिन एक दूसरे के शत्रु हैं वो, क्योंकि एक जगह बैठता है जो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे के शत्रु कहलाते हैं। वो 3 ग्रह अगर एक साथ बैठे हैं या 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, वो एक दूसरे के शत्रु हो गए और वो तात्कालिक शत्रु हो गए। दूसरा नैसर्गिक यानी प्राकृतिक। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जैसे सूर्य और शनि, प्राकृतिक शत्रु हैं। ये एक साथ बैठें या ना बैठें, ये शत्रु ही रहते हैं, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। सूर्य अगर पश्चिम को मुंह करके बैठते हैं तो शनि पूर्व की तरफ मुंह करके बैठते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, जो कि पिता पुत्र हैं ये दोनों। ऐसे ही काफ़ी ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं कि नैसर्गिक शत्रु होते हैं, तात्कालिक शत्रु होते हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, अति शत्रु बन जाते हैं फिर। और तात्कालिक शत्रु हैं, नैसर्गिक मित्र हैं, तो फिर ये सम हो गए, यानी ना शत्रु हैं और ना ही मित्र हैं। और दोनों जगह अगर ये मित्र हैं, तात्कालिक भी मित्र हैं, नैसर्गिक भी मित्र हैं, तो फिर ये अति मित्र हो जाते हैं। एक मित्र होता है आपका सपोर्ट करता है, आपके साथ रहता है हर समय, और एक अति मित्र होता है आपके लिए जान भी देने को तैयार हो जाता है, आपके हर कदम में पहले वो कदम आगे रखता है, तो अति मित्र हो जाता है। तो ऐसे ही ग्रहों की स्थिति को भी कुंडली के अनुसार देखा जाता है। वो नैसर्गिक शत्रु हैं या तात्कालिक शत्रु हैं या दोनों को मिलाते हुए पंचधा मैत्री के अनुसार वो आपके मित्र हैं। फ्यूचर सेल्फी ज़रूरी क्यों है? इसीलिए ज़रूरी है कि उससे देखा जाएगा वो ग्रह आपके मित्र हैं, सम हैं, अतिशत्रु हैं या शत्रु हैं, उनकी स्थिति क्या है, उस स्थिति के अनुसार आपके बारे में बताया जाएगा। ये कंप्यूटर वाली कुंडली में आपको नहीं मिलेगा।
वैसे आप निकलवाते हैं, ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। पंचधा मैत्री बनी होगी, लेकिन उनका जो पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, उसका क्या दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, वो हम आपको अच्छी तरह से जानकारी देंगे। पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या जो मित्र हमारे ग्रह हैं, अगर ऐसा कोई उपाय करें जिससे वो जो शत्रु हैं वो भी हमारे मित्र बन जाएं और आपस में भी उनका तालमेल बन जाए, ताकि व्यक्ति को कोई हानि होनी है तो वो ना हो। ऐसे भी कोई उपाय या कोई मंत्र या कोई जाप हैं? जी हाँ, ज्योतिष मार्गदर्शक है। ज्योतिष आपको मार्ग दिखाएगा। ज्योतिष आपको कहीं अगर आपको पहुंचना है तो वहाँ के रास्ते ज्योतिष के द्वारा पता चलेंगे कि ये रास्ते वहाँ के लिए जा रहे हैं। अब आपको कौन सा रास्ता सरल लगता है वो आप रास्ता चयन करेंगे। ऐसे फिर साधन बताए जाते हैं ज्योतिष के अनुसार कि ये साधन हैं, इस साधन से आप यात्रा करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसे ही जन्म कुंडली से व्यक्ति के बारे में देखा जाता है। अब आपको अगर स्टोन की आवश्यकता है तो हम आपको स्टोन बताएंगे। अगर लगता है कि आपका कार्य व्रत रखने से ही हो सकता है, खर्चे करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम आपको व्रत वाला उपाय बताएंगे। या फिर लगता है कि जाप की आवश्यकता है तो आपको जाप बताया जाएगा, आप स्वयं जाप कर सकते हैं उसका। लेकिन लगता है कि वैदिक मंत्र की आवश्यकता है तो फिर वैदिक मंत्र आप नहीं कर सकते हैं। वैदिक मंत्र तो केवल वो कर सकते हैं जो जनेऊ पहनते हैं। और प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं समय, तीनों काल संध्या करते हैं, जिसे त्रिकाल संध्या कहा जाता है। गायत्री का जाप करते हैं, क्योंकि अगर ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य अगर गायत्री नहीं जाप करते हैं, माँ भगवती की उपासना नहीं करते हैं, तो उनके शब्द मिथ्या हो जाते हैं, यानी ज्योतिष भी झूठी हो जाती है कई बारी। और ऐसा अक्सर होते है। लोग कहते हैं जी हमने उनसे दिखवाया था या वहाँ से कुंडली बनवा के लाए थे, हमने उपाय भी किया, उसका कोई लाभ नहीं मिला। उसका कारण यही रहा कि विधि से नहीं हुआ कार्य। अगर विधि से कार्य होगा निश्चित है आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वैदिक मंत्र मिथ्या नहीं हो सकते। वैदिक मंत्रों में वो पावर है, देवताओं का आवाहन किया जाता है। आप लोग देखते होंगे मंदिरों में क्या होता है, मंदिर बन करके तैयार हो गया, भगवान के लिए सुंदर स्थान तैयार कर दिया गया और फिर मूर्ति लेकर के आते हैं। जब कारीगर मूर्ति की स्थापना करता है, बनाता है, निर्माण करता है, तो जूते भी पहन करके बैठा होता है, ऊपर ठोक रहा होता है उनको, पीट रहा होता है उनको। तो उस समय वो पत्थर होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। वो कारीगर अपना कार्य कर रहा है। जब वो मंदिर में आ जाती है तो 5 दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा चलती है। उनके अन्नादिवास होता है, जलादिवास होता है, पुष्पादिवास होता है, मिष्ठानादिवास होता है, द्रव्यादिवास उनको करवाए जाते हैं। तो ये सारे वास क्यों करवाए जाते हैं? मंत्र बोल करके देवताओं के प्राणों का आवाहन होता है कि हे भगवान आपके हाथों में वरदान देने की शक्ति आ जाए, हे भगवान आपके नेत्रों में भक्तों को देखने की ज्योति आ जाए, हे भगवान आपके चरणों में, आपके पैरों में नगर भ्रमण करने की ताकत आ जाए। ऐसे करके एक एक मंत्र का उच्चारण करके मूर्तियों में प्राणों का आवाहन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है अचल प्राण प्रतिष्ठा। घरों में जो मूर्तियां हम रखते हैं वो चल प्रतिष्ठा होती हैं। चल का मतलब हम यहाँ से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन जो मंदिरों में प्रतिष्ठा होती है वो होती अचल प्रतिष्ठा। जिन मूर्तियों को यहाँ से उठा के हम वहाँ नहीं रख सकते हैं, अचल प्रतिष्ठा हो जाती है। तो ऐसे ही आपकी कुंडली को देख करके पूरा उपाय बताया जाता है और आपको मंत्र कौन सा जाप करना है, आपको स्टोन कौन सा पहनना है, वो सब फ्यूचर हमारी जो कुंडली है उससे देख करके आपके बारे में बताया जाएगा। पंडित जी, अब फिर ग्रहों पर बात करते हैं। तो बहुत बार हम सुनते हैं कि वो ग्रह वक्री हो गया, या किसी की ढैया चल रही है, या किसी की 7.5 है, या इसी तरह की जो भाषा होती है वो आप तो जानकार हैं, विद्वान हैं, आप तो इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को शायद ये जानकारी नहीं होगी। तो आप विस्तार से बताइए कि इन सब शब्दों का क्या अर्थ है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु
इन 9 ग्रहों में से इन 2 ग्रहों की जो संज्ञा है ये वक्री की है। ये सदैव वक्री ही चलते हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। जैसे कि अभी वृष राशि में राहु हैं तो वृष से मिथुन में जाना चाहिए, लेकिन ये वृष राशि से मेष राशि में आएंगे, उल्टा चलते हैं। इनको वक्री ग्रह कहा गया है। राहु और केतु ये दोनों ही वक्री रहते हैं सदैव, ये कभी मार्गी नहीं होते हैं। और कई ग्रह, बृहस्पति भी वक्री हो सकते हैं, सूर्य भी वक्री हो सकते हैं, बुध भी वक्री हो सकते हैं। वो फिर आपकी कुंडली से देखने पर पता चलता है कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय बुध की क्या स्थिति थी, वो वक्री चल रहे थे या मार्गी थे, वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। मार्गी का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। मेष के बाद में वृष, वृष के बाद में मिथुन, मिथुन के बाद में कर्क राशि में जाना, ये हो गए मार्गी। और वक्री का मतलब कर्क राशि से मिथुन में आना, मिथुन से वृष राशि में आना, वृष राशि से मेष राशि में आना, उल्टा चलना, ये वक्री हो गए। वक्री और मार्गी दोनों की संज्ञा को देखते हुए ही फलादेश किया जाता है कि अगर वक्री ग्रह है तो इसका आपको क्या उपाय करना है, और मार्गी ग्रह अगर आप चल रहे हैं, आपके चल रहे हैं, तो उनका क्या उपाय करना है। तो यही अंतर होता है मार्गी और वक्री के बारे में। पंडित जी, बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो पहले से कुंडली बनवा चुके हैं लेकिन दोबारा कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या उनके लिए दोबारा कुंडली बनवाना उचित होगा? क्योंकि वो पहले से कुंडली अपने सामने रखे हुए हैं और उनमें अगर दोनों में किसी तरह की विभिन्नता पाई जाएगी तो क्या इससे हमारे दर्शक दुविधा में नहीं आ जाएंगे? प्रिय दर्शकों, 2 और 2 कितने होते हैं आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे। 2 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे 4 ही होगा। 2 और 2 5 नहीं हो सकते हैं। अगर कहीं पे 2 और 2 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कुंडली गलत है। कुंडली की पूरी अगर जानकारी नहीं है तो कुंडलियाँ गलत भी बनती हैं। इसलिए कोई उसमें जो है ना शंका नहीं होते, दोबारा तिबारा चौथी बार भी आप बनवा सकते हैं। जब तक आपकी कुंडली ढंग से नहीं बन जाती है आपको बनवानी पड़ेगी, क्योंकि गणित तो एक है। आप जोड़ेंगे 2 और 2 4 होगा, मैं जोड़ूंगा 2 और 2 4 होगा। 2 और 2 7 अगर कोई लिख रहा है तो समझ लीजिए उसको फिर ज्योतिष नहीं आती है, उसने कुंडली सही नहीं बनाई है। और कुंडली सही नहीं होगी तो फिर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। भाई आप चेकअप करवा रहे हैं, जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तो इलाज कैसे होगा? तो और वो बीमारी कब पकड़ में आएगी? जब आपकी कुंडली ढंग से बनी होगी। कुंडली की पूरी व्याख्या तभी हो सकती है जब कुंडली अच्छी बनी होगी। अब मान लीजिए कि आपका 5:55 पे जन्म हुआ है और किसी ने पंचांग देख करके, पंचांग में जो कुंडलियां बनी होती है, भेद बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जो पंचांग होते हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष हो गया कृष्ण पक्ष 15 दिन का, दूसरा पक्ष हो गया शुक्ल पक्ष, वो भी 15 दिन का है। अब इन 15-15 दिनों के पक्षों में 2-2 कुंडलियां बनी हुई होती हैं। एक पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक की कुंडली बनी होती है, दूसरे में नवमी से लेकर के पूर्णमासी तक की बनी होती है। ऐसे कृष्ण पक्ष में अगर हम जाएंगे तो प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक एक कुंडली बनी हुई है और नवमी से लेकर के अमावस्या तक की एक कुंडली बनी हुई है। यानी एक महीने में सिर्फ 4 कुंडली बनी है पंचांग में। तो प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक कौन कौन सा ग्रह बदला, 1 मिनट में भी ग्रह बदलते हैं और यहाँ तो 1 हफ्ते का अंतर आ गया। अगर 1 हफ्ते की कुंडली आपकी उतार करके दे दी गई है तो सही कैसे हो सकती है वो? इसीलिए बारीक गणित की आवश्यकता होती है। मैंने बताया ना, आपका जन्म समय, आपकी जन्म की तारीख, आपका महीना, किस महीने में जन्म हुआ है और वर्ष आपका ये देख करके फिर हम अक्षांश, रेखांश, वेलांतर, वो सारी चीज़ें लेकर के पूरा गणित करते हैं। तब आपकी जन्म कुंडली एकदम स्पष्ट होती है, उसमें कोई शंका नहीं होती है। फिर कोई भी व्यक्ति उसको अच्छी तरह से देख के आपके बारे में बता सकता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि पंडित जी ने बहुत विस्तार से हमें ग्रहों के बारे में जानकारी दी। आने वाले कार्यक्रमों में हम आपको कुंडली का चार्ट जो बनाया जाता है जिसमें 12 भाव होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुंडली आपकी आपके सामने हो।
पंडित जी आपको उन भावों के बारे में जो जानकारी देंगे वो आपको तभी समझ आएगी जब कुंडली आपके सामने होगी। और कुंडली बनवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहाँ फ़ोन कीजिए, आप वहाँ कुंडली बनाने का ऑर्डर दीजिए और अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि बताइए, तो हम आपको कुंडली बनाकर भेजेंगे। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रमों में हम इसी तरह कुंडली पर चर्चा करते रहेंगे। आज 11 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि और सोमवार का विशेष राशि फल जानिए, क्योंकि राशियों के अनुसार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सेहत की समस्या दूर करेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित करना चाहिए। और वृष राशि वालों के लिए आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। आप दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करें, ये आपके कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले, परिवर्तन का योग बन रहा है। अगर कुछ परिवर्तन के बारे में सोच रहे हो तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना होगा, इससे आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। कर्क राशि वालों, करियर की समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की अनुकूलता है। फिर भी आप शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो इससे और भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों, कहीं घूमने का योग बन सकता है, लेकिन ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करके ही घर से निकलें, आपकी सेहत ठीक रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण कार्य बन सकते हैं। एक बार आपको दिन में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है, इससे कार्य और आपके सुलभ हो जाएंगे। जिन लोगों की तुला राशि है, देश विदेश से शुभ समाचार आपको मिलेगा। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों की वृश्चिक राशि है, कारोबार में नया समझौता आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर किसी से चर्चा चल रही है तो आपको ये लाभ लेना चाहिए। घर से निकलते समय दही का सेवन करके जाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जिनकी धनु राशि है, भूमि वाहन आदि का बहुत अच्छा लाभ योग बन रहा है। महिलाओं को मनपसंद वस्तु मिलने की संभावनाएं हैं। आज दही का दान करना आपके लिए उत्तम रहेगा। जिन लोगों की मकर राशि है, नए विचारों का उदय होगा, कुछ न कुछ नया सोचेंगे। व्यर्थ भ्रमण से बचें, क्योंकि चोट आदि की संभावनाएं हो सकती हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य भगवान के इस मंत्र का जाप करके ही घर से बाहर निकलें, आपका बचाव होगा। जिन लोगों की कुंभ राशि है, किसी से विवाद हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए किसी से उलझने से बचने की कोशिश करें। माँ के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये निवारण मंत्र है, इसका जाप करें। और जिन लोगों की मीन राशि है, दोस्तों के साथ यात्रा का अवसर बन रहा है। गायत्री मंत्र का जाप सुबह और शाम दोनों समय करें आप, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके कार्य क्षेत्र के लिए और आपकी सेहत के लिए। जय श्री राम।